हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता MGHM इंटर कॉलेज महाराजा ईटा से आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं देखिए आपको बताता हूं चैप्टर 6 का टॉपिक 2, क्योंकि टॉपिक 1 मैंने आपको बताया था, इससे पिछले वीडियो में कंप्लीट भी हो गया था वो अवकलन परिवर्तन की दर के रूप में, यानी डिफरेंशिएशन एज ए रेट ऑफ चेंज। अब आपको जो इसका सेकेंड टॉपिक पढ़ना है वो है वृद्धिमान एवं ह्रासमान फलन, यानी कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। अब देखिए इसके नाम से ही थोड़ा बहुत तो क्लियर होता ही है। वृद्धिमान यानी इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ, और ह्रासमान डिक्रीजिंग यानी कि घटता हुआ फलन। तो ये दो ही तरीके के फलन हैं। यही हमें पहले सीखनी है कि ये बढ़ता हुआ यानी इंक्रीजिंग फंक्शन वृद्धिमान ये कौन सी होती हैं, और जो ह्रासमान डिक्रीजिंग यानी घटते हुए फलन ये कौन सी होती हैं। तो चलिए इस बात को समझाने के लिए मैं ये एग्जाम्पल से पहले आपको बताता हूं, फिर उसका शायद ग्राफ भी बनाऊंगा, तब शायद आपको इजीली समझ में भी आएगा। मान लीजिए एक फलन मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये एक फलन है। मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स ना लिख के मैंने सीधा एक्स क्यूब लिख दिया, क्योंकि एफ एक्स तो कोई भी फलन हो सकता है, मैंने उसे एक्स क्यूब माना। अब हमें सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना है, और वो जो ग्राफ बनेगा वो x के उन मानों के लिए बनता है जिनके लिए फलन परिभाषित होता है। अभी क्योंकि देखिए x की घात 3 है, तो ये कहीं अनंत तो आ नहीं सकता, क्योंकि बटे में नहीं है। अगर ये बटे में होता तो x बराबर 0 पे अनंत आता, लेकिन ये तो सभी के लिए परिभाषित है। इसका मतलब है ये सारे वास्तविक मानों के लिए फलन परिभाषित है। तो ये बात चलिए मैंने आगे लिख दी, x बिलोंग्स टू r, r यानी कि रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। ये सारी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है फलन। अब चलिए, तो यानी इसका मतलब ये धनात्मक संख्याओं के लिए भी परिभाषित है, ऋणात्मक के लिए भी परिभाषित है, और जीरो के लिए भी परिभाषित है। तो चलिए मैं इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले कुछ मान निकालता हूं। देखिए जैसे आप लोग ग्राफ बनाते थे 10th क्लास में, तो उसमें एक सरल रेखा का ग्राफ जब बनवाया जाता था तो उसमें एक्स और वाई के आप कुछ मान रखते थे। एक्स के मान रखते थे तो वाई के निकल के आते थे, 2 या 3 मान आप निकालते थे। यहां तो खैर देखिए मैं आपको ज्यादा ही बताऊंगा, क्योंकि ग्राफ एक वक्र का है, और वक्र का ग्राफ बनाने के लिए ज्यादा बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। सरल रेखा तो केवल 2 बिंदुओं से भी बन सकती है। तो देखिए मैं यहां पे थोड़े ज्यादा ही मान निकालूंगा, उसमें कुछ मान धनात्मक होंगे, कुछ ऋणात्मक भी होंगे। चलिए मैं इतने ही मान से इसका कोशिश करूंगा ग्राफ बनाने की। ये मैंने 0 मान ये बिल्कुल मिडिल में रखा, यानी इधर जो मैं मान रखूंगा वो रखूंगा धनात्मक, और जो इधर मान रखूंगा वो होंगे ऋणात्मक। तो x का मान मैंने 0 रखा, तो 0 का घन कितना हो गया 0, तो y का मान भी 0 आ गया। अब मैं रखता हूं, चलिए x का मान देखिए पॉइंट में भी रख सकते हैं, सबके लिए परिभाषित है। चलिए मैं पॉइंट से नहीं समझा रहा क्योंकि एक रफ क्वेश्चन है, मैं x बराबर 1 रख के ही बताता हूं। x बराबर 1, तो 1 का क्यूब कितना हो गया 1, तो ये भी 1 आ गया। अब मैं चलिए x का मान 2 रखता हूं, x का मान 2, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, तो y का मान 8 आ गया। और चलिए लास्ट में एक बार और रख देते हैं, x का मान 3 मैंने रखा, तो y का मान कितना आ गया 27। यही मान चलिए देखिए मैंने बदल के भी रख सकता हूं, लेकिन मैं माइनस के भी दिखाता हूं। -1, तो -1 का घन -1, -2 इसका घन -8, और -3 इसका घन -27। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, ये माइनस में भी रखे। तो ये आपके देखिए बिंदुओं के निर्देशांक ही निकल के आए। अब देखिए मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, वो मैं नीचे आपको दिखाता हूं बना के। ये देखिए मूल बिंदु, ये y अक्ष, और ये x अक्ष। अगर x का मान 0 है तो y का मान 0, तो बिंदु कितना हो गया 0,0। वो देखिए इसी वाले बिंदु की बात कर रहे हैं,
क्योंकि 0,0 मूल बिंदु है। अब देखिए x का मान 1, y का मान कितना 1, तो चलिए मैं यहां मान लेता हूं x का मान 1, चलिए 2 में यहां मान लेता हूं और 3 में यहां मान लेता हूं। x का मान 1 है तो y का मान भी कितना आता है 1। चलिए y का मान में थोड़ा नजदीक, क्योंकि y के मान हमें ज्यादा देखिए 27 तक लेना है। तो देखिए मैं यहां कोशिश करता हूं आपको ग्राफ बना के, ये मैंने y का मान 10 लिया, यहां y का मान लिया 20 और यहां y का मान लिया 30। अगर मैं 1 2 3 दिखाऊंगा तो देखिए बहुत लंबा जाएगा, यहां पूरा भी नहीं आ पाएगा। ये मैंने x के मान दिखाए 1 2 3 करके, इधर होंगे x के मान माइनस के, यानी -1 -2 -3, और ये होंगे y के मान, यानी -10 -20 -30। अब देखिए 1,1 तो x का मान 1, y का मान 1, वो देखिए यहां हो गया। x का मान 2, y का मान कितना है 8, वो देखिए यहां हो गया। और x का मान 3, y का मान कितना है 27, वो देखिए यहां हो गया। यानी ये जो ग्राफ बना, चलिए मैं पहले इसे ही कंप्लीट कर रहा हूं, ये देखिए इस तरीके का बन रहा है। अब देखिए अगर मैं ये करता हूं x का मान -1 तो y का मान -1, तो -1 देखिए चलिए मैं यहीं लिखूंगा, वो यहां आएगा, y का मान -1, x का मान -2, y का मान -8, वो देखिए यहां आता है। और x का मान -3 तो y का मान -27, वो देखिए यहां आता है। ये देखिए ये मैंने ग्राफ ये भी कंप्लीट किया। अब देखिए मैं जो आपको बता रहा था कि वृद्धिमान फलन और ह्रासमान फलन ये कौन से होते हैं और किस तरीके से इनका ग्राफ बनता है, मैंने इसी में समझाने की कोशिश की। देखिए 0 से बढ़ते हुए मान है, ये 0 से बढ़ते हुए मान है। अब देखिए ये बात, x का मान देखिए बढ़ रहा है, यहां पे आप नोट करें बात, x का मान बढ़ रहा है, y का मान भी बढ़ रहा है। ये बात देखें आप, x का मान बढ़ रहा है और y का मान भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है अगर x का मान देखिए बढ़ रहा है और y का मान भी बढ़ रहा हो, यानी कि fx, क्योंकि y कितना होता है fx फलन, अगर x का मान बढ़ रहा है और y का मान भी बढ़ रहा हो तो फलन होता है वृद्धिमान। वो देखिए ये चीज हुई, x का मान देखिए बढ़ रहा है और y का मान भी बढ़ रहा है। ये देखिए मैंने जो कोशिश की, देखिए पहले इतना ही देखें, x का मान बढ़ रहा है, ये देखिए x का मान बढ़ता जा रहा है, हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, x का मान बढ़ेगा अनंत तक जाएगा, तो y का मान भी बढ़ता जा रहा है, पहले y का मान 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 8, यानी y का मान भी बढ़ रहा है। तो अगर आप देखिए ये प्रूव करें कि x का मान अगर बढ़ता है साथ साथ y का मान भी बढ़ता है, तो ऐसा जो फलन होता है वो वृद्धिमान होता है, ऐसा जो फलन होता है वो वृद्धिमान होता है, यानी x भी बढ़ रहा हो y भी बढ़ रहा हो, वो फलन वृद्धिमान हुआ। अब देखिए एक चीज और, अब आप सोचेंगे इधर भी मैंने बनाया ग्राफ, ये x का मान घट रहा है, देखिए माइनस में जो संख्या देखने में बड़ी लगती है वो छोटी होती है, x का मान घट रहा है, y का मान भी घट रहा है, यानी जो चीज x के साथ हो रही है वही चीज y के साथ परिवर्तन, यानी x अगर घट रहा है यानी x ह्रासमान है डिक्रीजिंग, तो y भी ह्रासमान है। ये अगर सेम चीज होती है तो फलन वृद्धिमान ही होता है, ये बात ध्यान रखें, आप लोग ये कंफ्यूज ना हो कि x अगर वृद्धिमान है और y भी वृद्धिमान है तो ही फलन वृद्धिमान कहलाएगा। x अगर देखिए घट रहा है, y भी घट रहा है, या आप इधर से भी देख सकते हैं, देखिए अब मैं अगर ऐसे चलूं लेफ्ट टू राइट तो देखिए x बढ़ रहा है, आप इधर से देखेंगे भी नहीं, हमें देखना है तो वो लेफ्ट टू राइट ही देखना होता है। पहले मैंने इसलिए बताया तो कई लोगों के दिमाग में यही बात आएगी कि हम इधर से देखें, लेकिन आपको देखना किधर से है, बाईं तरफ से ही। आप देख सकते थे उधर, देखिए x बढ़ रहा है,
-3, -2, -1। y भी बढ़ रहा है, -27, -8, -1। तो ये चीज भी तो देखिए क्या हुई, वृद्धिमान। आप कोई सा मान रख लें, माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक। मैंने तो आपको 6-7 मान ही रख के दिखाए हैं। अगर x का मान बढ़ रहा है तो y का मान भी बढ़ रहा है। ऐसा फलन अगर x का मान भी बढ़े और y का मान भी बढ़े, ऐसा फलन जो होता है वो वृद्धिमान फलन होता है। यानी ऐसे फलन को हम वृद्धिमान फलन कहते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर x2 बड़ा है x1 से, अगर x2 बड़ा है x1 से, तो y2 भी बड़ा होगा y1 से। और वो देखिए इससे प्रूफ होती है, आप देख सकते हैं। देखिए x2 और ये मान लीजिए x1, तो x2 बड़ा है x1 से, तो y2 भी देखिए बड़ा है y1 से। इन्हें मान सकते हैं, अगर x2 बड़ा है x1 से, तो देखिए y2 भी बड़ा है y1 से। इन्हें भी मान सकते हैं, देखिए x2 बड़ा है x1 से, तो y2 भी बड़ा है y1 से। इधर भी देख सकते हैं, देखिए x2 बड़ा है x1 से, तो y2 भी देखिए बड़ा है y1 से। मतलब ये जो चिन्ह होगा ये वही होगा जो यहां लग रहा है। जो चिन्ह मैंने x के साथ लगाया असमीका का, क्योंकि ये चीज तो आप पढ़ चुके हैं असमीकाएं। अगर x2 बड़ा है x1 से, तो y2 भी बड़ा होगा y1 से। और y2 का मतलब देखिए, y2 मैंने समझाने के लिए लिखा, यानी कि fx2 बड़ा होगा fx1 से। इतनी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, y2 तो केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। फंक्शन तो आपको क्या होता है, fx। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि x2 बड़ा है x1 से, अगर ऐसा है, और fx2 भी बड़ा आ रहा है fx1 से, तो ऐसे फलन वो होते हैं वृद्धिमान फलन। ऐसे फलन ये होते हैं वृद्धिमान फलन। अब देखिए, मैं इसी में ही आपको बताता हूं ह्रासमान फलन कौन सा होता है। तो चलिए मैं फलन यहां पे चेंज करता हूं, मैं यहां पे ग्राफ भी चेंज करूंगा। देखिए, ये तो मैंने आपको वृद्धिमान फलन बताया। अब मैं आपको ह्रासमान फलन बताता हूं। अब ह्रासमान का मतलब क्या है, अगर x का मान तो बढ़ रहा है लेकिन y का मान घट रहा हो, ये चीज मैं देखिए यहीं पहले ठीक कर देता हूं। अगर x2 बड़ा हो x1 से, लेकिन y2 का मान छोटा आ जाए y1 से, यानी ये चीज घट रही हो। अगर x बढ़ रहा है लेकिन y घट रहा है, तो जो ऐसा फलन होता है वो होता है ह्रासमान फलन। ऐसा फलन वो कहलाता है ह्रासमान फलन। वो कौन सा हो सकता है, चलिए देखिए मैं आपको इसी में बताता हूं। मान लीजिए y इज इक्वल टू, मैंने एक फलन लिखा है यहां पे -k(x²), ये मैंने लिखा है फलन y इज इक्वल टू -k(x²). अब देखिए, पहले मैं इसका ग्राफ बनाने के लिए कुछ बिंदु आपको निकाल के दिखाता हूं। अब देखिए, ये फलन भी मैंने ऐसा ही लिखा है कि ये सभी के लिए परिभाषित है। ये फलन सभी मानों के लिए परिभाषित है। आप देख सकते हैं ये फलन जो है सभी मानों के लिए परिभाषित है। तो चलिए मैं आपको धनात्मक रख के ही दिखा देता हूं, ज्यादा मान में रख के ही नहीं दिखा रहा हूं। यानी मैं आपको ऐसे मान रख के दिखा रहा हूं, x है वास्तविक लेकिन वो x 0 से बड़े हैं या 0 के इक्वल है। मैं आपको ऋणात्मक रख के ही नहीं दिखा रहा, मैं आपको केवल चलिए धनात्मक से ही बताता हूं ये मान किस तरीके से आ सकते हैं। चलिए, ये 4 मान ही काफी हैं, इन चारों से ही काफी हेल्प मिल जाएगी। मैं 0 से स्टार्ट करता हूं, x का मान 0, तो y का मान -0, यानी कि माइनस वो 0 ही आएगा। अब मैंने रखा x का मान 1, तो y का मान कितना आ गया, -1, क्योंकि -1 का वर्ग। अब मैं रखता हूं x का मान 2, तो y का मान -4। और अब मैं रखता हूं, देखिए चलिए कोई लिमिट नहीं है, अनंत तक रख सकते हैं। मैंने आपको थोड़े मान से समझाया, x का मान 3, तो y का मान -3। अब देखिए, मैं अगर कहूं इसका ग्राफ बनाएं, ये देखिए मैंने ग्राफ बनाया।
देखिए अब मैं यही मान लिखता हूं, x का मान 0, चलिए देखिए मूल बिंदु, x का मान 1 मैंने यहां दिखाया, ये x का मान 2 और ये x का मान 3। चलिए मैं यहां लिख भी देता हूं, x का मान 1, x का मान 2, x का मान 3। अब देखिए क्योंकि y के मान तो हैं ही माइनस में, तो मैं चलिए ऊपर नहीं लिख के दिखा रहा आपको। चलिए मैं कोशिश करता हूं, अब की बार जो संख्याएं लेता हूं वो मैंने यहां पे -5 और -10 कितनी ले सकते हैं, इतना देखिए समझ में आ जाए, इतना बड़ा ग्राफ बनना चाहिए। x का मान 0 तो y का मान भी 0 है, वो देखिए ये हो गया। x का मान 1 है लेकिन y का मान कितना है, -1, वो देखिए ये है। x का मान 2 है, y का मान -4, और x का मान 3 है, y का मान -9। और ऐसे x का मान मैं 4 रखूं तो y का मान -16, यानी ये जो ग्राफ जाएगा ये इस तरीके से जाएगा। अब देखिए मैं अगर आपसे कहूं ये बात, x का मान बढ़ रहा है, देखिए आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 अनंत तक कुछ भी हो सकता है, x का मान तो बढ़ रहा है देखिए, लेकिन y का मान कम होता जा रहा है, 0 -1 -4 -9, ये भी -16, इस तरीके से, वो देखिए यहां से भी क्लियर होता है। x का मान तो बढ़ रहा है लेकिन y का मान घट रहा है। तो अगर ऐसा है, आपने ये बात प्रूव कर दी कि x का मान तो बढ़ रहा है लेकिन y का मान घटता जा रहा है, ऐसा फलन होता है ह्रासमान फलन, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि ह्रासमान फलन। और इसका मतलब यह है, देखिए जो मैंने बात यहां पे लिखी थी, अगर x2 बड़ा है x1 से तो हमारा ये उल्टा आएगा, यानी चिन्ह बदल जाएगा, y2 छोटा होगा y1 से, यानी कि fx2 छोटा होगा fx1 से। ये देखिए मैंने आपको बताया, अगर x2 बड़ा है x1 से तो fx2 छोटा होगा fx1 से, यानी ये चिन्ह आपका चेंज हो जाएगा, और ये चिन्ह अगर आपका चेंज हो गया तो वह पहचान है ह्रासमान फलन की। वृद्धिमान में कोई चेंज नहीं होता है लेकिन ह्रासमान में चेंज होता है, ये आपको ध्यान रखनी है बात। तो ये जो मैंने आपको बात बताई, ये मैंने आपको थोड़ा ग्राफ के मेथड से भी बताया कि कौन से वृद्धिमान होते हैं, कौन से ह्रासमान होते हैं। अब मैं आपको यही चीज सूत्र की सहायता से भी बताता हूं। अब देखिए मैं इनके आपको सूत्र भी बताता हूं, लेकिन वो ये भी बताने की किस तरीके से आए, यानी कि सिद्ध करना। देखिए लाइन मैंने अधूरी ही छोड़ रखी है, यदि कोई फलन fx अंतराल में वृद्धिमान है या ह्रासमान है। तो देखिए अभी मैंने आपको दो ग्राफ बना रखे हैं, तो अभी जो बात मैंने समझाई थी ये देख के भी आप पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा वृद्धिमान है और कौन सा ह्रासमान है। चलिए मैं देखिए पहले की बात करता हूं, मैंने यहां से ग्राफ स्टार्ट किया, ये देखिए x का मान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं इसका मतलब ये होता है कि x का मान बढ़ रहा है। और देखिए y का मान भी बढ़ रहा है, पहले y का मान इतना था, ये देखिए बढ़ता जा रहा है। तो अगर x का मान बढ़ रहा है और फलन y का मान भी बढ़ रहा है, यानी कि fx का, तो ऐसा फलन होता है वृद्धिमान। और देखिए ये फलन, अगर x का मान बढ़ रहा है, देखिए वहीं से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, अगर x का मान बढ़ रहा है लेकिन अब देखिए y का मान घट रहा है, क्योंकि देखिए पहले y का मान इतना था, बाद में कम होता जा रहा है, यानी x का मान तो बढ़ रहा है लेकिन y का मान घट रहा है। तो ये जो फलन है ये है ह्रासमान। अब देखिए आपको ये बात भी नोट करनी है, ये फलन निरंतर बढ़ रहा है, यानी कि कहीं ऐसा नहीं है, मान लीजिए देखिए मैं आपको एक ग्राफ बनाता हूं, पहले फलन बढ़ा फिर कांस्टेंट हो गया इस तरीके से, ये फिर बढ़ा, ऐसा तो देखिए नहीं है, ये निरंतर बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि बीच में कहीं कांस्टेंट हो गया हो, यानी उसकी ग्राफ बिल्कुल एक सरल रेखा हो गई हो एक्स अक्ष के समांतर, ना ही इधर है। तो जो ऐसा फलन होता है क्योंकि निरंतर बढ़ रहा है, ऐसे फलन को हम कहते हैं निरंतर वृद्धिमान।
ये जो फलन कहलाएगा ये कहलाएगा निरंतर वृद्धिमान। और इसी के ही क्वेश्चन आपको ज्यादा पढ़ने हैं, मैं अभी थोड़ी देर में ये भी बताऊंगा आपको, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं वो इसके पढ़ने हैं। तो ये तो हुआ देखिए निरंतर वृद्धिमान। अब देखिए यही ये हुआ निरंतर ह्रासमान, क्योंकि निरंतर घटता जा रहा है, यानी निरंतर ह्रासमान, यानी कि निरंतर घटता जा रहा है। तो ये तो देखिए निरंतर बढ़ रहा है और ये निरंतर घट रहा है। अब मुझे ये बताना है, और अब कहेंगे आप ये कौन सा फलन है, ये देखिए पहले बढ़ा फिर कांस्टेंट हो गया फिर बढ़ा, तो ऐसे को हम निरंतर वृद्धिमान नहीं कहते, ये केवल वृद्धिमान कहलाएगा। ये निरंतर वृद्धिमान है, ये केवल वृद्धिमान। तो देखिए ये तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन पहले मैं आपको इन दोनों का ही बताता हूं कि सूत्र कैसे बनेंगे, क्योंकि मैंने देखिए नीचे लाइन में दूरी छोड़ रखी है। यदि कोई फलन f(x) अंतराल a, b में निरंतर वृद्धिमान है तब इसका सूत्र क्या है, और अगर निरंतर ह्रासमान है तब इसका सूत्र क्या है। तो मैंने देखिए आपको अभी एक बात बताई थी, निरंतर वृद्धिमान की पहचान मैंने क्या बताई, अगर x2 बड़ा है x1 से तो fx2 भी बड़ा होगा fx1 से। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको अभी बात बताई थी वो यही बताई थी, अगर x2 बड़ा है x1 से तो fx2 भी बड़ा होगा fx1 से। लेकिन यहां क्या बताया था, चलिए ये भी बताता हूं। यहां मैंने बताया था अगर x2 बड़ा है x1 से तो fx2 छोटा होगा fx1 से, यानी y2 का मान छोटा होगा y1 से, यानी ये चिन्ह बदल जाता है यहां पर। अब इसकी सहायता से सूत्र कैसे सिद्ध हो सकता है, तो मैं देखिए एक बात आपको बताता हूं, अगर x2 बड़ा है x1 से, x1 को मैं इधर ले आया पक्षांतर करके, यानी x2 माइनस x1 ये बड़ा होगा 0 से, यह हम इधर ले आए। और बिल्कुल ऐसे ही देखिए यहां पर fx2 माइनस के fx1 ये भी बड़ा होगा 0 से, क्योंकि हम पक्षांतर करके इधर ले आए। अब देखिए ये भी पॉजिटिव है क्योंकि बड़ा है 0 से, और ये भी पॉजिटिव है क्योंकि बड़ा है 0 से। इसका मतलब क्या हुआ, fx2 माइनस fx1 बटे x2 माइनस x1, ये कैसा होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक, चलिए आपके सामने ही करते हैं। देखिए ये पॉजिटिव है क्योंकि मैंने एक चीज यहां लिख रखी है, चलिए एक ब्रैकेट में और लिख देता हूं, यानी मैंने इस वाले व्यंजक की बात की, ये पूरा पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, वो देखिए यहां लिख रहे हैं। तो पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करें यानी प्लस को प्लस के, तो भी आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव, यानी कि बड़ा है 0 से। देखिए ये भी आप समझ चुके हैं, और ये मैंने देखिए क्यों बताया, ये चीज आपकी लैग्रांजे की प्रमेय में और अवकलन जो दर की परिवर्तन के रूप में था उसमें भी आई थी ये बात, क्योंकि किसी का सूत्र बन रहा है। और शायद आपको ध्यान आ जाए ये अवकलज का सूत्र है, क्योंकि अवकलज में आप लोग इसी तरीके का सूत्र पढ़ चुके हैं। अब आप सोचेंगे चलिए मैं आपको दोबारा बताता हूं कि ये कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए x2 और x1 में बहुत थोड़ा सा अंतर है, x2 और x1, तो मान लीजिए वो जो अंतर है x2 माइनस x1, वो मैंने आपको देखिए सिद्ध भी करा था, वही चीज बता रहा हूं, वो मान लीजिए h है, क्योंकि h एक सूक्ष्म राशि होती है जो सततता में पढ़ चुके हैं आप, अवकलनीयता में भी पढ़ी है। तो मान लीजिए अगर इन दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है, बहुत थोड़ा, उसे मैंने h मान लिया, इसका मतलब जो यहां से x2 का मान निकालूंगा वो हो गया x1 प्लस h, और वो मैंने यहां रख दिया f x1 प्लस h माइनस के fx1 बटे, ये मैंने किसके इक्वल माना है, सीधा h के, ग्रेटर देन 0। और अब देखिए क्यों, क्योंकि h बहुत एक सूक्ष्म राशि होती है, इसका मतलब है ये चीज मुझे यहां लिखनी पड़ेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि ये 0 के नजदीक होती है बहुत संख्या, यानी 0 के समीप होती है, इसलिए ये चीज मैंने लिखी।
अब देखिए आपको ये पढ़ा हुआ सूत्र लगेगा, दाया पक्ष अवकलज, वो हम ऐसे ही निकालते हैं। यानी ये चीज मैं लिख सकता हूं, ये सूत्र जो बना ये एफ डैश एक्स का बना, लेकिन x1 पे, क्योंकि मैंने यहां पे x नहीं रखा, मैंने यहां पे क्या रखा है x1, यानी एफ डैश x1 बड़ा है 0 से, यानी एफ डैश x1 बड़ा है 0 से। चलिए एक बार फिर बताता हूं, मैं ये चीज इधर लिखता हूं। देखिए मैं बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने यहां किया, x1 को मैंने पक्षांतर करके लिखा, यानी x2 माइनस x1 ये बड़ा होगा 0 से। तो यहां पे क्या करें, ये भी मैंने पक्षांतर किया, fx2 माइनस fx1 ये छोटा होगा 0 से, क्योंकि वो हम माइनस में लिया है। fx2 माइनस fx1 ये छोटा होगा 0 से। अब देखिए मैं इसी चीज का मान निकालूंगा, चलिए आपके सामने ही करते हैं, यानी कि fx2 माइनस fx1 बटे x2 माइनस x1। अब हमें ये देखना है कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। आप भी देख सकते हैं, देखिए ये मान तो है नेगेटिव क्योंकि लेस देन 0, यानी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी ऊपर वाला माइनस का मान है, नीचे वाला कैसा है प्लस का। और अगर हम माइनस को प्लस से डिवाइड करें तो उत्तर कैसा आएगा माइनस का, यानी कि छोटा है 0 से। ये बात हमने प्रूव कर दी, ये छोटा है 0 से। और यही चीज देखिए मैंने यहां लिखी, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, इसी तरीके से मैंने यहां पे लिखा f x1 प्लस h माइनस के fx1 बटे h छोटा है 0 से। इसका मतलब देखिए मैं हटा देता हूं, अब यही चीज आई यहां पे, ये भी सूत्र किसका बन गया अवकलज का, यानी कि f डैश x1, लेकिन छोटा है 0 से। ये तो बड़ा है 0 से, ये छोटा है 0 से। अब देखिए हमें केवल एक मान पे तो नहीं देखना कि फलन ये वृद्धिमान है, मैंने तो केवल दो मान ऐसे ले लिए, x2 बड़ा है x1 से तो y2 बड़ा है y1 से, ऐसे तो अनंत मान है देखिए ग्राफ पे। तो मैं जो यहां पे निकालना हूं कि x1 पे बड़ा होगा, ये किसी भी मान पे बड़ा हो सकता है, x2 पे निकालूंगा तो भी बड़ा होगा, x3 पे निकालूंगा तो भी बड़ा ही आएगा, f डैश x3, यानी ये x के किसी भी मान के लिए 0 से बड़ा है। इस अंतराल में x का चाहे कोई भी मान हो, f डैश का मान 0 से बड़ा ही आएगा। इसका मतलब है मुझे यहां पे सूत्र लिखना है, यदि कोई फलन अंतराल यानी कोई फलन fx अंतराल a b में अगर परिभाषित है तो वह निरंतर वृद्धिमान होगा तब जबकि f डैश x बड़ा है 0 से, फॉर ऑल यानी x के प्रत्येक मान के लिए जो अंतराल a से लेके b तक में है। यानी इस अंतराल में x का चाहे कोई भी मान है, f डैश x का मान 0 से बड़ा होगा। बिल्कुल ऐसे ही देखिए यहां पे इसी अंतराल में फलन fx निरंतर ह्रासमान होगा कब, अगर f डैश x वो छोटा है 0 से, लेकिन प्रत्येक मान के लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। यानी अगर हमने ये बात प्रूव कर दी, कोई फलन मैंने यानी आपको दे रखा है क्वेश्चन में, उसका आपने अवकलन किया और आपने ये अंतराल में प्रूव करके दिखा दिया कि f डैश x हमेशा 0 से बड़ा है, तो हमारा क्वेश्चन ये प्रूफ हो जाएगा कि वो फलन निरंतर वृद्धिमान है। और अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि f डैश x का मान छोटा आ रहा है 0 से यानी नेगेटिव इस अंतराल में प्रत्येक मान के लिए, तो हमारा ये पार्ट प्रूफ हो जाएगा कि वो फलन कैसा है निरंतर ह्रासमान। तो ये देखिए ये बात मैंने आपको बताई, ये सूत्र किस तरीके से आपको आता है। अब देखिए मैं आपको इसी में ही चेंज करता हूं, ये तो था निरंतर वृद्धिमान, मैंने यहां से निरंतर शब्द हटा दिया, ये देखिए मैंने यहां भी हटाया निरंतर, देखिए मैंने यहां पे निरंतर शब्द हटाया। अब देखिए मुझे ग्राफ भी थोड़ा ठीक करना है, चलिए मैं इसी में ही चेंज करता हूं। ये ग्राफ देखिए पहले यहां तक आया वृद्धिमान, फिर ये कांस्टेंट हुआ, फिर बढ़ता हुआ। ये देखिए ग्राफ मैंने इस तरीके से बनाया, यानी ये ग्राफ है, ये है बढ़ता हुआ मान। अब देखिए ऐसे ही मैं ये बताता हूं,
मान लीजिए मैं यहां से इतना चेंज करता हूं, ये यहां तक कांस्टेंट हुआ और फिर यहां से इस तरीके से आ गया, ये देखिए ह्रासमान, ये निरंतर नहीं कहलाएंगे क्योंकि देखिए पहले बढ़ा फिर कांस्टेंट हो गया फिर बढ़ा, बिल्कुल ऐसे ये पहले घटेगा मान फिर कांस्टेंट हो गया फिर घटा। अब आप लोग यही सोचेंगे कि इसका मतलब क्या है। अब यहां पे क्या आएगा, यहां x का मान तो बढ़ रहा है चलिए निरंतर, लेकिन fx2 का मान ये जरूरी नहीं कि वो बढ़ ही रहा हो, वो यहां कांस्टेंट भी है। और कांस्टेंट का मतलब क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पे जो x का मान है उसके लिए y का देखिए इतना मान आ रहा है, यहां पे x का मान देखिए कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए चलिए वो x1 ही है, और यहां पे देखिए इस कंडीशन में यहां पे देखिए x का मान कुछ और है लेकिन y का मान वही है जो ये आ रहा है। यानी जरूरी नहीं कि यहां पे fx2 बड़ा ही हो fx1 से, यहां fx2 और fx1 इक्वल भी हो सकती हैं, बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, केवल इतना अंतर है। यही चीज देखिए यहां पे है, अगर x का मान बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं कि y2 का मान घट ही रहा हो, कहीं ऐसा होगा देखिए वो इक्वल भी हो सकती हैं। और वो देखिए ऐसे बहुत सारे मान हैं, मैं तो आपको केवल दो ही बता रहा हूं, ये देखिए इक्वल है तो मैंने देखिए यहां इक्वल का चिन्ह लगा, ये इक्वल भी हो सकता है। यही चीज देखिए यहां पे लिखी, इसका मतलब है केवल इस पॉइंट में चेंज आएगा थोड़ा सा, ये जो साइन था वो यहां भी इक्वल टू का आ गया। आगे का पार्ट, अब देखिए हम इसका मान अगर निकालें वही चीज है, बस एक इस साइन की वजह से आपको बताना पड़ेगा, ये चीज 0 के इक्वल भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। और अगर अब देखिए अगर ये 0 से बड़ी है तो ये तो 0 से बड़ा है तो उत्तर यही आएगा, लेकिन अगर ये 0 के इक्वल हो गई, अगर ये 0 के कैसी हो गई इक्वल, तो ये उत्तर भी आपका 0 के इक्वल ही आएगा, क्योंकि 0 बटे और एक पॉजिटिव नंबर तो वो 0 के इक्वल आएगा। यानी वही चीज यहां भी आ गई, वही चीज देखिए ये भी हो गई, यहां भी आ गया। इसका मतलब इन्हीं सूत्रों में अगर मैं आपसे ये बात कहूं, यहां निरंतर शब्द मैंने हटा दिया, केवल मैंने क्या रह गया वृद्धिमान, तो आपके सूत्र में ये चीज आ गई, यानी बड़ा है या बराबर है 0 के, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। और यही चीज देखिए मैं यहां से निरंतर हटाता हूं, एक बार और समझ सकते हैं। देखिए यहां पे इक्वल टू का साइन है, यहां भी इक्वल टू का साइन, ये देखिए अब देखो जी एक बार दोबारा समझ सकते हैं आप, ये अगर मान लीजिए नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो उत्तर आपका नेगेटिव ही आएगा जैसे पहले बताया था, लेकिन अगर ये उत्तर आपका 0 है तो 0 बटे और एक पॉजिटिव संख्या तो उत्तर आपका 0 ही आएगा, यानी इक्वल टू 0, मतलब यहां इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ये देखिए इक्वल टू 0, यहां यही चीज देखिए यहां आ गई लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब है कोई फलन इस अंतराल में अगर वृद्धिमान है तो f डैश x का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, और अगर वो ह्रासमान है तो f डैश x का मान 0 से छोटा होगा या 0 के इक्वल। बस इतना अंतर ध्यान रखें, अगर निरंतर शब्द है तो यहां इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, और अगर निरंतर नहीं लिखा है तो इक्वल टू का साइन आएगा। ये थे देखिए यही सूत्र हैं जो आपको देखने हैं, आपको केवल यही चीज प्रूव करनी है, बाकी कोई नया सूत्र नहीं है। अवकलन तो आप जानते ही हैं, आपको केवल ये प्रूव करना है किसी फलन के वृद्धिमान या ह्रासमान के लिए कि f डैश x का मान पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस अंतराल में, तब आपका एक क्वेश्चन प्रूफ होगा कि ये फलन अंतराल में वृद्धिमान है या ह्रासमान है। तो ये जो था देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, वृद्धिमान एवं ह्रासमान फलन यानी कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये था, यानी सूत्र वो किस तरीके से आया। इसके क्वेश्चंस यानी प्रश्नावली 6.2 वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।